गुड इवनिंग एवरीवन। गुड कोई इवनिंग बता सर। आ रही है कि नहीं? गुड इवनिंग सर। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो विल स्टार्ट द क्लास नाउ। 8:15 हो गया है। So our plan is that today will not cover much. I'll just give you a brief intro into आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत मैं आपको सोर्सेज बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। इसमें थोड़ा अपना पढ़ने का तरीका अलग रहेगा। आपको मैं डेली के डेली होमवर्क दूंगा और आपको उतनी पेजेस पढ़ के आने होंगे। उसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं लेक्चर में पढ़ा दूंगा और आपके जो डाउट्स होंगे उनको हम क्वेश्चन क्लासेस में ले लेंगे, ठीक है। सो इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ वी डिड एंशिएंट एंड मीडिएवल। दूसरी चीज कि सिंस आई विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट, आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। हाँ, यस सर। यस सर, आ रही। as I mentioned before also कि मैं in the next few days I'll be traveling a lot. So हमारी क्लासेस थोड़ी, देखिए 5 क्लासेस में ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ 3 क्लासेस तो इस हफ्ते ले लूँ, तो जो लाल वाली किताब है कम से कम वो खत्म हो जाए अपनी, ठीक है। उसके बाद बचेंगी 2 क्लासेस। तो एक क्लास में सोच रहा था कि जो आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म है, जो कि फेवरेट टॉपिक है, तो उस पर दे देंगे। और जितना हमने पढ़ा है उससे आगे की चीजें उसमें पढ़ लेंगे, जो भी जितने भी आर्ट फॉर्म्स या ये सब जो भी बुद्धिज्म जैनिज्म के सेक्ट्स और ये सब चीजें हैं वो वहाँ कवर कर लेंगे। और लास्ट क्लास में मैं इधर उधर की थोड़ी चीजें आपको बता दूंगा, जैसे आपकी जो कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स और आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीजें जो हैं वो सब ट्राई करेंगे कवर करने की। सो दे विल नॉट बी वेरी मच लिंक्ड विद द फर्स्ट 3 क्लासेस, वो स्टैंड अलोन क्लासेस हो सकती हैं, तो इसलिए उनको आगे पढ़ने में कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो आई विल ट्राई टू कवर 3 क्लासेस दिस वीक, और जो बाकी 2 क्लासेस होंगी वो हम अगले 2 हफ्तों में कभी कभी कर लेंगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे एनपीए जाने से पहले आप लोगों का सारा सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का मैं फिनिश करा दूँ, ठीक है। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं। आज का क्लास बिल्कुल सिंपल होने वाला है, ज़्यादा इसमें पढ़ाई का नहीं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कितना टाइम देना है और कितना विचलित होना है आर्ट एंड कल्चर को लेके, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस बहुत बड़ा है। पीपल फील लाइक कि कुछ भी पूछ देते हैं कल्चर के नाम पे, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। कल्चर क्योंकि इतना डाइवर्स है कि आप पूरा इंडिया का कल्चर जान भी नहीं सकते। तो आई विल गिव यू अ चीट कोड जिससे आपकी पढ़ाई थोड़ी चैनलाइज्ड हो जाएगी कि क्या पढ़ें तो फायदा होगा, क्या नहीं पढ़ें तो मतलब क्या छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ ही आई विल स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। एक सेकेंड मुझे बस स्क्रीन शेयर करने दीजिए। यस, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस सर। वेरी गुड। तो पहले तो देखते हैं कि पढ़ना क्यों है भाई आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर का अगर किसी को ये डाउट है दिमाग में कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब तो फर्जी चीजें हैं, और पॉलिटी और ज्योग्राफी और जो अपना इतिहास है, भूगोल है, यही इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसा नहीं है। जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप अलग अलग जगहों पे पोस्टेड रहते हैं, and when you start reading about different regions in India, you will realize कि we all are tied through culture only, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने डाइवर्स कल्चर, इतने डाइवर्स लैंग्वेज, इतने डाइवर्स फूड, इतना डाइवर्स हमारा आर्ट फॉर्म है, और इन सब डाइवर्सिटी के बावजूद देयर आर थिंग्स व्हिच आर एक्टिंग लाइक लिंक्स बिटवीन दीज थिंग्स। इतने डाइवर्सिटी के बीच में जैसे कहीं पे रिलीजन एक लिंक की तरह काम करता है, कहीं पे एक लैंग्वेज लिंक की तरह काम करता है, कहीं पे कोई आर्ट फॉर्म एक लिंक की तरह काम कर जाता है, कहीं पे अपना खाना एक लिंक की तरह काम कर जाता है। हम आप समझिए, आप नॉर्थ इंडियन होके साउथ इंडियन फूड को मतलब यू मेनी ऑफ अस लाइक इट, कोई साउथ इंडियन होके नॉर्थ इंडियन खाने को पसंद करता है, तो ये सब एक ब्रिज की तरह काम करता है दो काफी अलग अलग कल्चर्स के बीच में। तो जब आप किसी भी आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तब ये जाके आपको, और जब ऐसे पोजीशंस में आएंगे
then you will have to realize कि हमारा culture तो ठीक है, जो भी हमारा local culture है that is important, but the overall culture which we see in India, the beautiful diversity which we have in India for culture is also important, and that is why we need to study it. ठीक है, because ये हमें हमारे इतिहास और हमारे present diversity से connect करता है, and if you see it is a celebration of the uniqueness of India. ठीक है, तो जिस तरह का यूनिकनेस इंडिया में दिखता है अपने को, वैसा यूनिकनेस कहीं और नहीं देखने को मिलता है. तो इसलिए इन सब चीजों की वजह से एक अच्छे सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको कल्चर को ट्रिवियल नहीं मानना है. आप अगर समझें तो जो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है, जो हम जिस भागदौड़ में लगे रहते हैं, उसका पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है. तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा मतलब इंटरेस्ट से पढ़िएगा. काफी मैं भी पहले सोचता था जब मैं स्कूल में था कि यार ये क्या कल्चर की चीजें पढ़ाते रहते हैं, डांस फॉर्म्स और ये सब तो काम की तो चीजें, साइंस एंड टेक और ये सब ही हैं, और ये सब चीजें तो फालतू हैं. बट ऐसा नहीं है. थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा. बहुत डाइवर्स कल्चर है इंडिया का, और बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए. ठीक है, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी ओपन रखिएगा अपने दिमाग में. कहीं का भी कल्चर हो, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड का कल्चर हो, वो वेस्टर्न साइड का कल्चर हो, कहीं का भी कल्चर हो, उसको बहुत ही चाव से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा. अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो हर साल प्रीलिम्स में 2-3 सवाल आते हैं. ठीक है, अब वो सवाल जो आते हैं वो थोड़े करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें जो आप पढ़ेंगे वो आपका एक बेस बना देगा. उससे सवाल सॉल्व होंगे ये मैं मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ. बट अगर आपने क्यूरियोसिटी रखी है और आपने मतलब इंटरेस्ट से पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सवाल भी आपके सही हो जाए. ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. मेंस की भी बात कर लें अगर, तो देखिए ऐसा पैटर्न चलता रहता है. 2013 में 20 नंबर का सवाल आया था, 14 में 40, फिर 15 में 25, 16 में 25, 17 में 10, 18 में 35, 19 में 10. 2020 एक एक्सेप्शन था, बहुत सालों बाद 50 नंबर का सवाल आ गया था. फिर वापस इस बार से 2021 में 10 नंबर का सवाल आया है. तो ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. जितनी चीजें हमने एंशिएंट मिडीवल में पढ़ी हैं, उसके अलावा जो चीजें बचती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ. एंशिएंट मिडीवल में काफी कुछ यहाँ पे जो आप आर्ट एंड कल्चर मानेंगे वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है. ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की काफी चीजें हमने एंशिएंट मिडीवल में कवर कर ली हैं. यहाँ जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, जैसे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स हो गए, या विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, और थीम्स इन इंडियन आर्ट, फेमस कल्चर्स एंड पेंटिंग्स, ये सब चीजें हमने नहीं करी हैं एंशिएंट एंड मिडीवल में. तो इन सब पे कम सवाल आते हैं. सवाल आते हैं आपके भक्ति मूवमेंट पे. इस साल भी एक सवाल आया था भक्ति मूवमेंट और उसके लिटरेचर पे. एंड आई एम श्योर आप लोग में से अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होता तो एक अच्छा 150 वर्ड्स का आंसर लिख के आ जाते हैं. उसमें क्वेश्चन ये था इस बार का मेंस का कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति मूवमेंट टू इंडियन लिटरेचर. तो उसमें आप बहुत चीजें लिख सकते थे, जैसे बीजक के बारे में लिख सकते थे, आदि ग्रंथ साहिब के बारे में लिख सकते थे, फिर आपका जो हमने भावना और सत्रिया और ये सब जो पढ़ा था हमने, वचनास के बारे में लिख सकते थे. तो मतलब एक अच्छा खासा आप आंसर बना सकते थे. तो मेंस का जो प्रिपरेशन होगा आर्ट एंड कल्चर का वो थोड़ा डिफरेंट होगा प्रीलिम्स से. वो तब देखेंगे जब आप मेंस के लिए बैठ रहे होंगे. यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो भी फैक्ट्स मिलते हैं आपको, उनको भूल नहीं जाना है. वो मेंस में आपके वो क्या कहते हैं उनको, फिलर्स का काम करेंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स बना लीजिए, फैक्ट्स याद कर लीजिए. मेंस के लिए लिखने का तरीका बदल जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितना पैनिक करना चाहिए आर्ट एंड कल्चर को लेके, तो देखिए अगर आप पेपर देखेंगे कि हर साल क्या सवाल पूछा जा रहा है, कभी किसी ट्राइबल का फेस्टिवल पूछ लेते हैं, कभी किधर का कुछ पूछ लेते हैं, तो बहुत पैनिक होगा. बट इफ यू आस्क मी, आई वुड से कि डू नॉट बैंक ऑन आर्ट एंड कल्चर टू गेट यू सेलेक्टेड. आर्ट एंड कल्चर को एक ऐसा टॉपिक मान के चलिए कि ये मेरा एवरेज है या बिलो एवरेज है. अगर सवाल बनता है, अगर मुझे लगता है कि मुझसे हो गया प्रीलिम्स में, तो ठीक है. नहीं हुआ तो मैं इसके पीछे भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप भागने बैठेंगे तो कोई अंत नहीं है इसका. ठीक है, इंडिया का कल्चर इतना विविड है कि कोई अंत नहीं है. ठीक है, और थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो चांसेस हैं कि जैसे 2-3 सवाल आए तो उसमें से 1-2 सवाल आपके हो जाएंगे. ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो थोड़ा कंटेम्प्रेरी आर्ट और उनके रीजन पे एक कॉमन थीम चला आ रहा है. जैसे कभी पूछ लेंगे कि मंजूषा आर्ट कहाँ से है, तो कोई बताएगा कहाँ से है मंजूषा आर्ट? भागलपुर। सब भागलपुर। भागलपुर बिहार से। भागलपुर। स्नेक आर्ट भी बोलते हैं उसको। बिल्कुल सही. तो ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं. अब आपको पता है क्योंकि आप बिहार से हैं. उसी तरह मैं अगर आपसे पूछ लूं कि जो थंगता है
वो कहाँ का आर्ट फॉर्म है। तो वो मार्शल आर्ट है सर, मणिपुर। बिल्कुल मणिपुर। मणिपुर मार्शल आर्ट, ठीक है। इसी तरह के सवाल आते हैं कि एक कॉमन थीम है ये सवाल का कि कंटेम्पररी आर्ट जो अभी प्रैक्टिस किया जा रहा है और वो किस रीजन से पूछा जाता है। तो इस तरह के सवाल आने के चांसेस हैं। फिर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स पूछ लेते हैं, विजुअल आर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं कि जैसे कभी कभी सवाल आ चुका है आपका कर्नाटिक म्यूजिक के ऊपर, कभी सवाल आ चुका है म्यूरल पेंटिंग्स के ऊपर। जैसे अभी एक आपका क्या कहते हैं कोई तो पेंटिंग बहुत फेमस हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह के सवाल जो न्यूज में बने रहते हैं उस टाइप के ऊपर आते हैं। फिर थीम्स इन इंडियन आर्ट के ऊपर सवाल आते रहते हैं कि बुद्धा की पेंटिंग्स के ऊपर सवाल आएंगे, जैनिज्म की पेंटिंग्स के ऊपर सवाल आएंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर के थीम्स के ऊपर सवाल आएंगे कि ऐसा क्यों बनाया। जैसे एक मान लीजिए सवाल आ सकता है कि खजुराहो टेम्पल में जो है why do we see the sculptures denoting erotic postures। तो ये सब थीम्स हैं जो चलते आ रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, उनके पीछे का एक एक दो दो लाइन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे सवाल आते हैं और जब आप वो किताब पढ़ेंगे लाल वाली किताब तो उसमें काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी बहुत सिंपल सवाल आता है कि ये स्कल्पचर कहाँ पाया जाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि दीदारगंज यक्षिणी कहाँ पाया जाता है, ऐसा सवाल आ सकता है किसी साल मैच द फॉलोइंग में। कोई बताएगा कहाँ मिलता है। बिहार में सर। पटना में ठीक है, पटना में बिहार के पास। बिल्कुल सही, बिहार में ही है, पटना के पास में ही है। तो इस तरह के भी सवाल लोहानीपुर के पास, क्या लोहानीपुर के पास, लोहानीपुर। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ पटना बिहार के पास है, शायद लोहानीपुर होगा मे बी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं कि ये स्कल्पचर किसने बनाया या पेंटिंग का क्या वो है, ऐसा का। एक और तरह के सवाल आते हैं जीआई टैग्स के ऊपर, क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे कवर कर लिया, ऑल्दो कुछ लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि जो भी जीआई टैग्स वो पूछते हैं वो थोड़ा ना थोड़ा इंडियन कल्चर से रिलेटेड रहता है। जैसे इक्कत साड़ी के बारे में पूछ लिया है उन लोगों ने, कुछ और कुछ पूछा है हमने, जब पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो इन सब चीजों के लिए आपकी नजर जो है ना वो आपकी नजर हमेशा वो रहनी चाहिए, मतलब कि सवाल कहाँ से बनेंगे, सवाल कैसे होंगे, इन सब चीजों के ऊपर आपका, अगर आपको अखबार में कुछ आया तो आपके दिमाग में वो छप जाना चाहिए। मैं बताऊंगा कैसे इस बार मुझे फायदा हुआ उस चीज का। उसके अलावा ट्राइबल कल्चर इज अनदर थिंग which the UPSC is very interested in and you should also be interested in, क्योंकि उनका कल्चर एक तो हमारा मेन स्ट्रीम कल्चर है, जैसे जो आप मान लीजिए हिंदुइज्म का कल्चर हो गया या इस्लाम का कल्चर हो गया, क्रिश्चियनिटी का कल्चर हो गया, और इसमें अपनी डाइवर्सिटी है। बट इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं उनकी और भी ज्यादा डाइवर्सिटी है उनके कल्चर में, मतलब यू विल सी कि they are very very unique kind of art forms which they have provided to the Indian culture। तो इन सब चीजों पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं टॉपिक्स एंड सोर्सेस क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, आर्ट ऑफ इंडस वैली, आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स, अर्ली टेम्पल, केव्स आर्किटेक्चर, लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस, ये जो जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वील ट्राई टू कवर इट। आवर प्लान इज कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर मैं आपको हाईलाइट दिख रहा है तो ये तीन हम चाहेंगे कि फर्स्ट 3 लेक्चर्स में खत्म कर लें, ठीक है। और ये पूरा आपका जो है किताब से ही आता है, ये जो रेड कलर की किताब है यहाँ पे, इसमें से आपका सारा आ जाएगा, इसका लिंक भी दे दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये यहाँ से खत्म कर लेंगे तो हमारा समझ लीजिए कि 50 to 60%, 70% सिलेबस हो जाता है यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ या जो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आप पढ़ने के लिए कुछ और भी पढ़ सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जितनी तैयारी करके गया था या जितनी मेरे साथ जो लोग थे बैठे थे एग्जाम में, ऑलमोस्ट सबकी ऐसी तैयारी रहती है कि ये किताब पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज पे भरोसा करके चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 क्लासेस होंगी जिसमें एक क्लास में हम ये कवर करने का कोशिश करेंगे, ये जो 2 चीजें लिखी हुई हैं, और इसके अलावा एक एडिशनल क्लास होगी जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्लासेस का अपना शेड्यूल रहेगा। फर्स्ट 3 क्लासेस में अपनी फर्स्ट 3 मतलब कल आज का हटा के ये 3 चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक क्लास अगले हफ्ते लेंगे, उसमें ये अगले हफ्ते या अगले हफ्ते ये कवर करने की कोशिश करेंगे, और एक क्लास में बुद्धिज्म और जैनिज्म को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सोर्सेस रहेंगे, प्राइमरी सोर्स ये रहेगा अपना, ये लाल किताब है, उसकी लिंक डाल दी है मैंने यहाँ पे। एनसीईआरटी क्लास 12 की भी है फाइन आर्ट्स की, उसका सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ना है। देखिए उसमें पेंटिंग्स के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है,
और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्ट से, तो मैं बिल्कुल कहूंगा 12th वाली एनसीईआरटी पढ़िए, उसमें बहुत कुछ पता चलेगा आपको पहाड़ी पेंटिंग के बारे में, ये सब के बारे में। बट आई डोंट थिंक सो इट इज दैट इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू द एंटायर बुक। उसमें 8th चैप्टर जो है वो कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स के बारे में डील करता है, तो उसी का लिंक दिया है मैंने। तो 8th चैप्टर पढ़ना मैंडेटरी है, बाकी 1 to 7th पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 12th क्लास के लिए। 11th क्लास की जो बुक है वो पूरी कवर टू कवर पढ़नी है, ठीक है। फिर प्राइमरी सोर्स अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। आज एक काम करना है आप लोगों को, 2013 से लेके 2021 तक के आर्ट एंड कल्चर के जितने क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लीजिए। उनका आंसर नहीं करना है आपको, उनको आपको सॉल्व नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली लुक एट द थिंग्स व्हिच यूपीएससी हैज बीन आस्किंग अगेन एंड अगेन, ट्राई टू फिगर आउट अ पैटर्न कि क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। और जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो इफ पॉसिबल ट्राई टू मतलब कीप दिस विथ यू। अगर प्रिंट कर सकें तो प्रिंट कर लें, अगर फोन में सेव कर सकते हैं तो फोन में सेव कर लें, और बार बार जब भी 5 लेक्चर्स के पहले एक बार बैठ के देख लें कि क्या क्या पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। तो ये 2-3 बार आप करेंगे ये एक्सरसाइज, तो आपके दिमाग में भी बन जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स जो सरकारी न्यूज़ है खास करके उस पर तो बिल्कुल ध्यान देना है आपको। अगर सरकार को इनिशिएटिव ले रही है आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्शन में, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने ढोलावीरा और इन सब चीज़ों को का नाम लिया था बजट में, 5 जगहों का नाम लिया था। फिर अभी लोथल को मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं, फिर अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत में भी कुछ प्लान्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर सरकारी इनिशिएटिव कोई हो रहा है इस डायरेक्शन में तो इट बिकम्स इट मेक्स मच मोर सेंस फॉर यू टू स्टडी। जैसे अभी रामप्पा टेम्पल को मिला है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी सोर्सेज हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं सेकेंडरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप कितना इंपॉर्टेंस दें इसको, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज में सबसे पहले आ जाता है आपका टेस्ट सीरीज। देखिए आर्ट एंड कल्चर में टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये लाल किताब और थोड़ी बहुत अपनी जो इधर उधर की तैयारी थी वो बताऊंगा। आर्ट एंड कल्चर में जो टेस्ट सीरीज क्या करती है कि जितने भी तरह की इधर उधर की चीजें हैं वो 2-3 टेस्ट में कवर करा देती है। मुझे आज भी याद है विजन का एक टेस्ट था जिसमें वो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट था, और मैंने वो टेस्ट दिया और मेरे कुछ 70-72 नंबर आए थे, 70 या 80 नंबर आए थे, ज्यादा नंबर नहीं आए थे। एंड आई लव दैट टेस्ट सो मच, क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन था दैट वाज लाइक, थे तो 15-20 पन्ने ही, बट उसमें मेरा पूरा आर्ट एंड कल्चर जो मैंने नहीं पढ़ा था वो कवर हो गया था। तो उसमें सारे इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में बात की हुई थी, तरह तरह के मार्शल आर्ट्स के बारे में बात की हुई थी, और एकदम काम की चीजें दी हुई थी। ये जो है ये यहाँ का है, ये पेंटिंग यहाँ पे मिलती है, सारी तरह की पेंटिंग्स के बारे में दिया होता। तो वो टेस्ट मैंने अलग से रख लिया था कि ये मेरा अब मतलब सोर्सेस का पार्ट बन चुका है। जब भी पढ़ूंगा, जब भी आर्ट एंड कल्चर रिवाइज करूंगा तो इस टेस्ट को रिवाइज करूंगा। तो ऐसा 1-2 टेस्ट मिलेगा आपको, हर 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 कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है। जो भी मिले ऐसा 1-2 टेस्ट ऐसा रख लें, और उसको उस पर भरोसा करें कि इसमें से अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। बाकी लेक्चर स्लाइड्स तो मैं दे ही दूंगा, तो वो तो आपको पढ़ना है पढ़ें, ना पढ़ना है ना पढ़ें, वो आपके ऊपर है। तीसरा इंटरनेट, इंटरनेट बहुत जरूरी है। इंटरनेट इसलिए जरूरी है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, कम टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप सीखने बैठ जाएं कि भाई भरतनाट्यम कैसे होता है, और वो थोड़ा थोड़ा पढ़ें, थोड़ा थोड़ा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लें कि भरतनाट्यम और ओडिसी में क्या डिफरेंस है, ओडिसी और मोहिनी अट्टम में क्या डिफरेंस है। कथकली और कथक का नाम सेम है बट दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो ऐसा क्यों है। तो थोड़ा वीडियोस देख लें इनके बारे में, तो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। हर चीज को थोड़ा थोड़ा टाइम देके इंटरेस्ट से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप जब आगे सिविल सर्वेंट भी बनेंगे ना तो यू विल बी एक्सपेक्टेड टू नो दिस, कि कहीं क्या आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर हैं और वहां पे कोई आके बोलता है कि सर हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना चाहते हैं, और हम जो है एक नाट्य कला में ओडिसी या मान लीजिए मोहिनी अट्टम का वो है, और आपको पता ही नहीं, आप बिल्कुल गोल हैं, वो बात कर रहा है और आप गोल हैं कि मोहिनी अट्टम क्या होता है, ये कहीं नॉर्थ इधर का तो नहीं है, पंजाब साइड का तो नहीं है, या आपका महाराष्ट्र साइड का तो नहीं है, तो दैट वोंट लुक गुड ऑन यू। तो अपने कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजों पे थोड़ा चाव लेके पढ़ेंगे तो बेसिक्स समझ जाएंगे, बाकी जब जरूरत पड़ेगी तो वो तो आगे के लिए आपके पास इंटरनेट हमेशा रहता है। थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़िएगा। टर्शियरी सोर्सेस भी लिख दी है मैंने यहाँ पे, आपको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। जिसके पास किताब है तो इट डज नॉट हर्ट टू गो, मतलब जस्ट पन्ने पलटने में कुछ जाता नहीं है।
चाहें तो पन्ने पलट सकते हैं। मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है वो पढ़ी नहीं थी, तो मैं आई वोंट रिकमेंड इट, क्योंकि मैंने आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, और इतना टाइम देना नहीं चाहिए आर्ट एंड कल्चर को, टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम माय स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी वही एनसीईआरटी क्लास 12th की फाइन आर्ट्स की किताब है, वो पढ़ना चाहते हैं तो एग्जाम के बाद बहुत तसल्ली बख्श पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 8 तो पढ़ ही लीजिएगा एग्जाम के लिए, उसके अलावा इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू द पेजेस एंड लुक एट द वेरी ब्राइट पिक्चर्स व्हिच दे हैव पेंटेड, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स पे मैं इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एवर नोट्स के नोट्स थे। अब मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दिया है, जैसे कि ये है और एक ये है। तो ये मैंने बनाया था नोट्स आई थिंक 2020 के जनवरी या फेब में, ठीक है। Deterioration of Ajanta caves by insects. Ajanta cave situated in Maharashtra around Waghura river has paintings on the life of Buddha painted using tempera technique. ये मेरे नोट्स थे उस समय जब मैंने बनाए थे। और इसमें डिटेरियोरेशन का एक इम्पॉर्टेंट रीजन था एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम वाघुरा रिवर लीडिंग टू दिस। अब फॉर्चुनेटली इस बार एक सवाल आ गया जिसमें ये था कि अजंता जो है वाघरा रिवर के पास बना हुआ है। इफ आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर 2021 का एक क्वेश्चन था ये, और मुझे कहीं ना कहीं से ये याद था क्योंकि मैंने नोट्स बनाए थे, तो रह ही जाता है। बागुरा वैसे भी नाम थोड़ा अजीब सा था, तो वो सवाल सही हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा 64 योगिनी टेम्पल लास्ट ईयर से न्यूज में रहा है क्योंकि हमारा पार्लियामेंट बन रहा है, ठीक है। उस पर भी इस साल एक सवाल आया था, और ये भी मेरे नोट्स में, मैंने जब पेपर पढ़ा था तो मैंने बना लिया था कि सर्कुलर वॉल विद 64 चैम्बर्स, इसलिए 64 नाम है। योगिनी सेक्ट से बिलोंग करता है जो कि शक्ति वाला सेक्ट है, और किसने बनाया था, पार्लियामेंट का इसके साथ क्लोज रिलेशन है। सिंपल सवाल, अगर ये इतना इन्फॉर्मेशन तीन इन्फॉर्मेशन पता थी आपको तो यू कुड हैव सॉल्व्ड इट वेरी इजीली, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर के सवाल आप देखेंगे हर साल, जो खास करके लास्ट 5-6 साल से आ रहे हैं, उनमें थोड़ा करंट अफेयर्स का रिलेवेंस रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें आपको करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको आर्ट एंड कल्चर का एंगल दिखे, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज यूपीएससी हैज आल्सो रियलाइज्ड कि देयर इज नो पॉइंट आस्किंग सम रैंडम कल्चरल थिंग अबाउट इंडिया जो कि मतलब ऐसे किसी को पता ना हो, ठीक है। तो आप भी अपना काम थोड़ा चालाकी से कीजिए। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो जो करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही हैं उसमें जो कल्चर की बातें होती हैं उन पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, उनके बारे में थोड़ा डबल क्लिक करके गूगल, मतलब डबल क्लिक मतलब कि गूगल कर लीजिएगा उनको, और 1-2 मिनट दे के 1-2 चीजें पढ़ लीजिएगा उनके बारे में, ठीक है। और अगर आ जाता है तो ठीक है, जैसे मेरे साथ काफी, मेरे लिए काफी लकी रहा कि ये दोनों, इनफैक्ट तीनों सवाल आ गए थे, धोलावीरा भी आ गया था, धोलावीरा भी नोट्स में था, वो सबके नोट्स में था, बट ये दोनों सवाल भी आ गए थे, तो ये अच्छा रहा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेक्ट्स लाइक सिल्वर फिश, बीटल्स एंड कॉमन इंसेक्ट, तो कभी हो सकता है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ लें कि सिल्वर फिश और 2 और इंसेक्ट्स का नाम लिख के कि ये क्या है, मछली है, तोता है, इंसेक्ट्स हैं, या मतलब कंगारू की प्रजाति है। तो अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत याद रहा तो ठीक है, बट इन सब के पीछे भागना नहीं है। मतलब ये नहीं कि अब आप पिछले 2 साल का पेपर उठा के छानने लगे कि क्या क्या आया अखबार में और उसको हम लिख लें। अगर आ गया आपके नोट्स में तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल बोनस मान के चलिए, आर्ट एंड कल्चर में जितने सवाल हो गए वो आपके बोनस हैं, ठीक है, इतना मान के चलना है। एंशिएंट मिडिवल के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा, एंशिएंट मिडिवल आप अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कल का अपना क्या है, तो 45 पेज तक आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास 11 फाइन आर्ट्स बुक, इसमें लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, जो अगर आप जाएंगे तो ये ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको, इसको क्लिक करेंगे तो किताब डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। 45 पेज तक पढ़ना है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। सर हम्म एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो आप लिंक दिए थे तमिलनाडु बोर्ड का, और आपका नोट्स उसे कवर हो जाएगा सर, एंशिएंट और मेडिवल? उतना, हाँ उतना कर लीजिए काफी है। मतलब कवर क्या, मतलब कवर तो करने के लिए पूरी आपको 3-4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बस उतना करके चले जाइए तो ठीक ठाक कवर हो जाएगा। वहीं पढ़ रहे सर, आप जो दिए सर उसका भी रिवीजन करें सर, आपका पीडीएफ एनसीईआरटी हम पढ़ लिए सर। हाँ उसको पढ़ लीजिए और टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, थैंक यू सर। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। Anyone else, any questions, please raise your hands.
कैसा आप लोगों का कैसा चल रहा है? बाकी क्लास अच्छा हो गया? पॉलिटीज मैंने सुना खत्म भी हो गया आप लोगों का, तो काफी सिलेबस कवर हो गया है आप लोगों का, नहीं? यस सर। प्लीज हाथ खड़ा कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो फिर आज खत्म करते हैं, आप लोग भी ब्रेक लीजिए। सर टेस्ट सीरीज फुल लेंथ नहीं, फुल लेंथ भी देनी होती है और सब्जेक्ट वाइज भी देना होता है। तो पूरा जो मतलब कम से कम 20-25 तो सेक्शनल टेस्ट दीजिएगा, ताकि उसमें आपका वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चलता रहे आपको कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और 7-8-9 मतलब 7-8 वो दे दीजिएगा फुल लेंथ टेस्ट, ताकि एक आदत बन जाए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। कभी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को साइंस एंड टेक का आ गया तो सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच, इस टाइप की चीजें। होप दैट द क्वेश्चन। कुछ और कोई डाउट? अभी से वीक में 1-2 या ज्यादा? आई वुड से नेहा जी, देखिए 3 महीने हैं आपके पास, मार्च अप्रैल और मार्च और अप्रैल। यस, मार्च और अप्रैल है आपके पास। तो मतलब आई वुड सजेस्ट कि एक हफ्ते में 2-3 देना शुरू कर दीजिए, ठीक है? तब जाके 1 महीने पहले तक आपके 30 खत्म हो पाएंगे, ठीक है? तो ट्राई कीजिए कि 1 महीने में कम से कम 12-13 दे दें, ताकि लास्ट में तो खींच सकते हैं थोड़ा बहुत और। यस डॉली। सर करंट अफेयर्स को लेकर के थोड़ी सी टेंशन हो गई थी। इनसाइट्स वाले किए थे बट देन हाँ, वो रिवीजन और फिर आवाज नहीं आ पीआईबी रही का है, भी सर आवाज आ रही है अभी? थोड़ी कम आ रही है आवाज आ रही है। हाँ बताइए। सर वही करंट अफेयर्स को हाँ, लेकर के थोड़ी सी इशू हो रही है। क्या? इनसाइट्स के मंथली वाले किए थे बट देन अब लग रहा है कि पीआईबी भी करना है क्या, या फिर नहीं कैसे? नहीं, अरे नहीं, देखिए मतलब मैं बता रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है? और इन सब चीजों के लिए आपको जो है ना, बिल्कुल अपने दिमाग को मतलब एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है कि ठीक है, अब जो कर लिया वो कर लिया। आप अगर अच्छे से कर रहे हैं, कोई कोई भी एक सोर्स अच्छे से कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत कम होती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट का आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, तब पीआईबी पढ़ लिया कीजिए उसके बारे में, ठीक है? और आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने इनसाइट्स के मैगजीन्स पढ़े हैं तो उसको ही 2-3 बार पढ़ लीजिए, वो ज्यादा फायदा करेगा, रादर देन कि अब एक बार इनसाइट पढ़ा, एक बार पीआईबी पढ़ा और एक बार ये करा। वो सब करने की जरूरत नहीं है। इनसाइट्स पढ़ा है अगर आपने तसल्ली से, तो उसको ही 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा। मैं पीआईबी नहीं पढ़ के गया था फॉर दैट सेक, मतलब मैं काफी लिमिटेड करंट अफेयर्स करके गया था और मेरा करंट अफेयर्स काफी अच्छा था। मतलब व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर द एग्जाम, मतलब कुछ लोग मिले थे मुझे जो पीआईबी और बहुत कुछ पढ़ के गए थे, और उनसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी करंट अफेयर्स की, क्योंकि मैंने कंटिन्यूअसली एक सोर्स को फॉलो किया था। और एंड दैट दैट बिल्ड्स अ हैबिट। तो मेरी करंट अफेयर्स अभी भी इस वजह से ही अच्छी है, क्योंकि मुझे मतलब अखबार पढ़ने की आदत हो गई है, करंट अफेयर्स से जो है टच में रहने की आदत हो गई है। तो आई मतलब इट कम्स नेचुरली टू मी नाउ कि अच्छा यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, वो दिमाग में बैठा हुआ है मेरे। तो एक कोई सोर्स पकड़िए, उसको अच्छे से कीजिए। सर व्हाट इज वाज योर स्ट्रेटजी फॉर साइंस एंड टेक क्वेश्चंस? साइंस एंड टेक करंट अफेयर्स और कुछ नहीं। मेरा बेसिक्स साइंस के ठीक ठाक थे, मतलब साइंस से ही बिलोंग करता था मैं, साइंस स्ट्रीम से ही आया था इधर, तो मेरे बेसिक्स अच्छे थे। और देखिए, जहां तक आप मुझसे पूछ रही हैं अगर कि साइंस एंड टेक के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि करंट अफेयर्स पे, अब जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है। देविका जी बताइए क्या है, आपने ही सवाल पूछा है, क्या है? देविका सुरक्षा। स्क्रीन शेयर बंद कैसे करेंगे? देविका कैन यू हियर मी? आई थिंक आवाज नहीं जा रही उनको। एनीवे, तो बेसिकली आपको थोड़ा करंट अफेयर से टच में रहना है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हो रही हैं। आईटीईआर, जेम्स वेब टेलीस्कोप, फिर आपका अभी एक वो भी हुआ था, जो अपना स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी है फिजिक्स का। और ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मतलब बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऊपर से चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं।
और उसके लिए करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए। और इफ यू वांट टू मतलब ऐड मोर टू इट, थोड़ा बहुत आप टेस्ट सीरीज देंगे तो उससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें काफी होती है साइंस एंड टेक के लिए। वैसे भी सवाल थोड़े एप्लीकेशनल आने लगे हैं आजकल, तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं तो एप्लीकेशन आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ठीक है सर, नीति आयोग वगैरह पढ़ना जरूरी है क्या सर? नीति आयोग पढ़ना मेंस के लिए जरूरी है। जो उसका एक डॉक्यूमेंट है इंडिया एट 75 और विजन वाला जो है, वो मेंस के लिए जरूरी है। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स के लिए नहीं। वो मेंस में देखिए, मेंस में जो 3 महीने होते हैं उसमें प्रोडक्टिविटी अलग लेवल की होती है। अभी नहीं लगेगा आपको, बट उस समय आपका इतना कुछ कवर हो जाता है। अगर आपने ठीक ठाक से मतलब अपने ऐसा ऑप्शनल थोड़ी पढ़ रखा है और आपकी बेसिक्स अच्छे हैं, तो उस समय की तैयारी थोड़ी अलग लेवल की होती है। आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं, और आपको काफी एग्जाम की समझ हो जाती है। जब आप एग्जाम देके क्लियर करते हैं ना, तो एक अलग समझ हो जाती है आपको कि अच्छा मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है। तो वो कॉन्फिडेंस देती है आपको। तो उस समय पढ़ लीजिएगा, और उस समय दिन यू विल रियलाइज कि मेरे को 10 दिन नहीं लगेंगे इसको पढ़ने में, 2 दिन में मैं निपटा दूंगा इस पूरे डॉक्यूमेंट को। तो वो हो जाता है उसमें। ठीक है, तो उस समय पढ़ लीजिएगा, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सीए वाले सर पीआईबी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए अब वो करते हैं, मैं मना थोड़ी करूंगा, वही मैं कह रहा हूँ कि उनका सोर्स हो रहा होगा। आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पीआईबी गलत इन्फॉर्मेशन देगा। पीआईबी क्या है? पीआईबी इज ऑल्सो योर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो डेली डेली उनका वो आता है। ठीक है, तो अगर आप वहां से पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ लीजिए। अगर आप इधर से पढ़ना चाहते हैं तो इधर से पढ़ लीजिए। न्यूज तो चेंज नहीं होने वाली है ना। मान लीजिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, और वहां पे जो आपका दोनेस्क रीजन है वो इंडिपेंडेंस मांगना चाहता है, तो पीआईबी भी यही लिखेगा और कोई अखबार भी यही लिखेगा। तो इस चीज को समझिए। करंट अफेयर्स देखिए, मैं करंट अफेयर्स के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा। हर साल करंट अफेयर्स से करीब 24 से 25 सवाल आते हैं। ठीक है, वो भी आपके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक वाला पोर्शन होता है। कि करंट अफेयर ऐसा नहीं पूछ देंगे आपसे कि अभी जो है किनको एयर इंडिया का वो बनाया था, सीईओ बनाया था, जो टर्की का वो था, इल्कार समथिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है मुझे। तो ये नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे पूछेंगे कि भाई अच्छा ये बताओ कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो कैसे होता है, या क्या उसमें वो होता है, या क्या डिसइन्वेस्टमेंट और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं प्राइवेटाइजेशन में। तो इस तरह के सवाल पूछेंगे आपसे, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड, और वो कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक से लिंक्ड होता है। तो 25 सवाल के लिए आप या तो अपना माथा पटक सकते हैं। 25 सवाल मतलब कितना? 1 महीने के 2 सवाल। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं सब कोई, राइट? तो 1 महीने के 2 सवाल हुए। अब या तो आप उस 1 महीने के 2 सवाल के पीछे अपना सर पटकें, या तो आप भरोसा करें कि जो मैं सोर्स पढ़ रहा हूँ वो अगर अच्छा सोर्स है। बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक है, आप पीआईबी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शौक से पीआईबी पढ़िए, कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, आप कोई अखबार पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अखबार पढ़ के जाइए, बट उसके पीछे परेशान मत होइए कि मेरा करंट अफेयर्स किसी का नहीं होता है। करंट अफेयर्स तभी होता है जब आप समझते हैं कि मैं जनरली अवेयर हूँ जो आसपास हुआ है। अगर आप जनरली अवेयर हैं जो आसपास हुआ है, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाइए, सवाल आएगा तो आपसे हो जाएगा। ठीक है सर, ज्योग्राफी के लिए केवल एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट? मैं GS1 मतलब देखिए, ज्योग्राफी थोड़ा मतलब अजीब सा सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। तो कॉन्सेप्ट्स तो अच्छे बन जाते हैं एनसीईआरटी से, कि साइक्लोन क्या होता है, वोल्केनो क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, और मैं भी वही पढ़ के गया था। पर उसके अलावा प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी डिमांड्स मच मोर अटेंशन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड। अब जैसे इस बार हो सकता है कि यूक्रेन की ज्योग्राफी पे सवाल आ जाए, तो पढ़ के जाइएगा यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, सी ऑफ अजोव कहाँ है, बोस्फोरस स्ट्रेट कहाँ पे है, डार्डनल्स कहाँ पे है, फिर ब्लैक सी के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी। तो इस तरह से तैयारी करनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी की। जो न्यूज में रही हैं चीजें, उनको दिमाग में रख के। ठीक है, अच्छा बताइए, कौन बताएगा मुझे कि लिलोंग्वे कहाँ पे है? एनीवन? सर मलावी। और क्यों न्यूज में था देविका? सर आपने कल ही बताया था कि वहां पे पोलियो वायरस दोबारा मिला है। हाँ, तो ये इस तरह की न्यूज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि पोलियो जिसको अफ्रीका से इरेडिकेट कर दिया गया था, वो वापस वहां से मिल गया एक बार। ठीक है, तो इट्स अ वेरी बिग न्यूज। तो आपसे पूछ सकते हैं सर लिलोंग्वे मलावी ऐसा करके। देविका, नाउ सिंस यू आर बैक ऑनलाइन, टेल मी व्हाट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप?
So I'm ये not very sure, but it is a space telescope collaborated by European Space Agency and US Space Agency इतना for astronomical इम्पोर्टेंट astronomical astronomical research के लिए सर. हाँ, तो उसमें क्या अलग क्या है उसमें, मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है वो? व्हाट इज, whom is it going to replace, क्या है क्या नहीं? तो ये सब देखिए, आपको पैटर्न देखेंगे साइंस एंड टेक में, तो उनका फेवरेट क्या क्या है? जेनेटिक्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, फिर उसके अलावा बायोटेक है, उसके अलावा वो 2-3 चीजें और पूछते हैं जो आपसे वो होता है कि आपका जो साइबर साइबर वाला जो चीजें होती हैं, मतलब कभी सिक्योरिटी पूछ लिया, कभी कुछ पूछ लिया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिए कि अब JWST पे आई कैन, मतलब मैं पढ़ रहा होता आपके साथ तो मैं बिल्कुल तैयार करके जाता कि JWST जो है वो इंफ्रारेड वाले रीजन में देखता है। तो इंफ्रारेड वाले में रीजन में क्यों देखता है? क्योंकि इंफ्रारेड जो है डस्ट के पार भी देख सकता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल डस्ट होता है जिसकी वजह से हम विजिबल लाइट रुक जाती है, इंफ्रारेड लाइट नहीं रुकती है। क्यों नहीं रुकती है? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा होता है, सो इट गेट्स लेस स्कैटर्ड। तो इस तरह से तैयारी की जाती है साइंस एंड टेक की, कि क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या है क्या नहीं। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और उस पर ही सवाल आएंगे। उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में कि JWST operates in the ultraviolet region, so you would say कि no it does not, ठीक है? Then you will say कि it operates in the ultraviolet region because ultraviolet rays disperse the less। और कुछ लोग इसको कहेंगे कि देखो ये तो 8th क्लास की NCERT में लिखा हुआ था कि जो वेवलेंथ का और स्कैटरिंग का जो रेशियो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा नहीं है। अब लोग वही है कि एक वो बना लेते हैं, बट अगर आप थोड़ा ध्यान देके पढ़ रहे हैं तो आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो करंट अफेयर्स में आ रहा है उसको थोड़ा मतलब डबल क्लिक करके पढ़ लीजिए, तो आपका काफी कुछ कवर हो जाता है, ठीक है? अभी वायरस पे सवाल आ गया था तो सब रो रहे थे कि ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, 6th-7th क्लास का पूछ दिया, 6th-7th क्लास का पूछ दिया। वायरस हैज बीन इन न्यूज फॉर लास्ट 2 years। एक बार तसल्ली करके 10 मिनट दे के पढ़ के तो देखिए, सब पता चल जाएगा आपको वायरस के बारे में, कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या होता है, डीएनए वायरस क्या होता है, रेट्रो वायरस क्या होता है, 10 तरह की चीजें, ठीक है? तो साइंस एंड टेक की तैयारी थोड़ा इंटरनेट पे ज्यादा फोकस करती है, उसके लिए कोई स्टैटिक सोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अखबार पढ़िए, न्यूज से अवेयर रहिए, जो चीजें न्यूज में चल रही हैं उनको डबल क्लिक करके पढ़ लीजिए, ठीक है? Yes sir, thank you sir. ओके। पीआईबी पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल पीआईबी पढ़िए। देखिए वो आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर करा देंगे, जो भी होने वाला है, जो भी हुआ है, ठीक है? और मैंने मतलब जहां तक देखा है कि वो जितनी भी चीजें डालते हैं अपने स्लाइड्स में, और जितना मैं पढ़ता अगर मैं आपके साथ बैठ रहा होता, तो उसमें 90% ओवरलैप रहता है। अब 10% उनका उनका बेनिफिट मान के चलिए आप, क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रीलिम्स दिए हैं तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझसे। तो वो जो पढ़ा रहे हैं उसको बिल्कुल सही मानिए, उसको ट्राई कीजिए कि उस जितनी चीजें वो बता रहे हैं उतनी आपको याद रहे, ठीक है? करंट अफेयर से डरना नहीं है। करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि कोई सेपरेट सेक्शन है उस पूरे पेपर का। वो करंट अफेयर्स इसलिए बन जाता है, कुछ लोग 64 योगिनी को आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बता रहे थे, बट एक्चुअली इट वाज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, ठीक है? कुछ लोग जो है दे विल टेल कि ये जो है ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आया था क्योंकि किसी दिन हिंदू में लिखा हुआ था, बट एक्चुअली यू विल फाइंड कि लक्ष्मीकांत में बहुत पहले से उस चीज पे चिल्ला रहा है लक्ष्मीकांत की ये वाला जो है एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। तो थोड़ा डरना कम कीजिए करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग में बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। करंट अफेयर्स इसलिए उसको नाम दे दिया जाता है क्योंकि वो चीजें न्यूज में रहती हैं। अब जैसे अभी आपसे पूछ ले कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके बारे में कुछ सवाल पूछ ले, तो कुछ लोग कहेंगे करंट अफेयर्स, कुछ लोग कहेंगे स्टैटिक, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, क्योंकि होने वाला है उनका इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है अभी आगे जाके कुछ महीनों में। तो अब उस पर थोड़ा आपको पढ़ना बनता है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू नो हाउ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैपन इन इंडिया, ठीक है? तो इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए कि न्यूज में क्या चल रहा है, और वो अगर टॉपिक आपके स्टैटिक में है तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है? डरिए मत, कोई करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए पढ़ते आ रहे हैं अखबार या ऐसे भी न्यूज से, अगर आप आपकी मतलब आपका एक अच्छा रिलेशन रहा है, ऐसा नहीं आपको ये नहीं पता, इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, तो यू डोंट नीड टू फियर अबाउट करंट अफेयर्स मच, ठीक है? स्टैटिक अच्छा कीजिए, स्टैटिक अच्छा करेंगे तो प्रीलिम्स पक्का निकलेगा। चलिए, कौन था? निखिल आनंद, बताइए। अभिमन्यु। सर मेरा सर टेस्ट का सर सॉल्यूशन सर बड़ा बड़ा होता है सर, उस पे कैसे उसको किया जाए सर? किसका?
टेस्ट सीरीज का सर जो सॉल्यूशन होता है सर। ये प्रीलिम्स वाला कह रहे हो? यस सर, यस सर। तो मैं तो यार देखो, मैं अपना बता सकता हूँ। 100 सवाल होते थे तो मैं पहले 50 सवाल को 2 घंटे देता था एनालिसिस के लिए, और फिर अगले 50 सवाल को 2 घंटे देता था एनालिसिस के लिए। और क्योंकि मन तो किसी का नहीं करता है पढ़ने का, तो मैं मतलब मेड इट अ रूल कि मैं तब तक आंसर इवेल्युएट नहीं करूंगा अपना कि कितने नंबर आए, जब तक मैं सारा सॉल्यूशन नहीं देख लेता। तो उससे क्या होता था कि एक इंटरेस्ट जगा रहता था कि कितने नंबर आए देखने के लिए मुझे पूरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही, अब देखो उसमें बहुत चीजें स्टार्टिंग में टाइम लगेंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम काफी चीजें पढ़ रहे होगे, उसमें काफी चीजें नई नई आएंगी, बट यू विल फाइंड कि काफी चीजें रिपीट होने लगेंगी बाय द टाइम यू आर गिविंग योर 7th और 8th टेस्ट, ठीक है। तो पहले अगर 4 घंटे की जगह 5 घंटे लग रहे हैं तो ठीक है, बट 10-12 घंटे नहीं लगने चाहिए। देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। ट्राई करो कि करते रहो, 2-3 टेस्ट एनालाइज करोगे तो अपने आप स्पीड तेज हो जाएगी। और उसका आंसर नहीं लिखने बैठना है, उसकी ये नहीं कि उसका नोट्स बनाने लगे अब कि टेस्ट पेपर का नोट्स बना रहे हैं, नहीं नहीं। उसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, इंटरनलाइज करो वहीं पे कि अच्छा ये सवाल इसलिए पूछा और इस सवाल से एक और सवाल ऐसा बन सकता है। ये इतना तुमने सोच लिया तो प्रीलिम्स में तुम्हारे अगर वो सवाल आता है तो हो जाएगा। ये नहीं कि उसको लेके बैठे फिर उसका नोट्स बना रहे हैं। एक टेस्ट का नोट बनाओगे, 2 टेस्ट का नोट बनाओगे, जरिए कि 10-10 घंटे लग रहे हैं। तीसरे टेस्ट से ना तुम टेस्ट दोगे ना तुम फिर उसका सॉल्यूशन एनालाइज करोगे, क्योंकि टेस्ट से फिर नफरत हो जाती है, ठीक है। तो मीडियम, वही बुद्ध के मध्यम पाथ पे चलो और टेस्ट दो, 4 घंटे 3 घंटे में एनालिसिस करो, आगे बढ़ो। जितना हुआ उतना हुआ, नहीं हुआ तो ऊपर ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। ओके सर, ओके सर। देखिए, परफेक्शन के पीछे कोई मत भागिएगा, ये एग्जाम परफेक्शन का नहीं है, ये एग्जाम एवरेजेस का है। अगर आप हर चीज में, हर सब्जेक्ट में एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं तो आप रैंकर हैं, और अगर आप एवरेज हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। आप परफेक्ट बनना चाहेंगे किसी भी एक चीज में, आप मुंह की खाएंगे, क्योंकि एग्जाम इज लुकिंग फॉर अ जनरलिस्ट, ठीक है, समवन हु इज गुड इन एवरीथिंग एंड नॉट मास्टर इन वन थिंग। तो उस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग लेके चलिए। आपकी अगर सब चीज में एवरेज अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑलरेडी काफी लोगों से ऊपर है, ठीक है। परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखिए मुझे थोड़ी मतलब आई फील सैड फॉर देम ऑल्सो। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग व्लॉगिंग अबाउट देयर यूपीएससी प्रिपरेशन और ये सब फलाना ढिमकाना। अगर आप कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि प्लीज ये सब मत कीजिए। यू डू नॉट नो, you are basically going on the wrong path. Those things will never get you selected. It is, I see a few people solving CSAT for 3 hours every day, या 2-2 घंटे दे रहे हैं CSAT में हर दिन। आपका CSAT कितना भी वीक हो, it does not demand 2 hours every day during your entire preparation. अगर आपका वीक है तो 1 महीना पहले आप 2 घंटा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंड फिर उसमें फिर क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, एंड देन दे, मतलब मेहनत तो की उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने समय नहीं पुट करा, बट दे वर जस्ट पुटिंग इट इन द रॉन्ग प्लेस। तो ये सब गलतियां मत कीजिएगा। बिल्कुल परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है, जो सब कर रहे हैं उसी को थोड़ा अच्छा करना है आपको, ठीक है। एवरेज बन के रहिए हर एक सब्जेक्ट में, और अपनी क्यूरियोसिटी और दिमाग को खोल के रहिए। इतना रखेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा और रैंक भी मिलेगी। चलिए, और कोई सवाल? खुशबू कुमारी। सर एक डाउट था कि लोग बोलते हैं कि देयर आर सम टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स व्हिच यू मस्ट प्रिपेयर। सर लाइक यू सेड कि आईएस बाबा में आई गॉट सम 300 टॉपिक्स एंड आई प्रिपेयर्ड एंड इट हेल्प्ड मी। सर तो क्या ये मतलब वी शुड गो फॉर इट, और इज इट जस्ट लाइक नहीं ऐसा? आपके बैंडविड्थ के ऊपर, ठीक है। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि अगर देखिए, सबसे प्रायोरिटी 1 है कि जो आपने, आपके सोर्सेस हैं, जो प्राइमरी सोर्सेस हैं जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनको आप कम से कम 2-3 बार पढ़ पा रहे हैं, तभी कुछ इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि मेरे प्राइमरी सोर्सेस को सिर्फ मैंने एक बार पढ़ा है और मैं एग्जाम में बैठ जाती हूँ, तो आपको वहां पे पता है क्या होगा? आपको सवाल दिखेगा, आपको ऑप्शंस दिखेंगे, आपको लगेगा कि ये मुझे आता है, एंड यू विल नॉट नो द आंसर बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज्ड इनफ। और उसमें होता है फ्रस्ट्रेशन। जब आप वापस आके देखेंगे और देखेगा कि अरे ये तो स्पेक्ट्रम से आया था, बट मैं एक बार और पढ़ लेता या पढ़ लेती तो शायद ये सवाल हो जाता। तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि जो आपके स्टैटिक बुक्स हैं, जो भी आपका वो है, उसको लेके बैठिए, उसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। और अगर वो रिवीजन आपका हो पा रहा है कंफर्टेबली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आप मर मर के कर रहे हैं, तो आप ये सब चीजें, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हैं। मैंने आईएस बाबा के जो 500 जो उनके वो थे हॉट शॉट्स
कुछ निकालते हैं वो पता नहीं व्हाटएवर। मैंने देखा उससे कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक सवाल नहीं आया होगा उससे, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला पेपर ही नहीं आया था 2020 में उस टाइप का जैसा उन लोगों ने प्रिपेयर करवाया था। बट मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो मैंने ये भी देख लिया है और कंफर्टेबली देख लिया था। मतलब हर दिन आधे घंटे की वो वीडियो बनाते थे और मैं देख लेता था, उससे मेरा रिविजन हो जाता था कि जो भी मैंने पढ़ा था करंट अफेयर्स में उसका एक रिविजन हो जाता था। तो कोई ऐसा घुट्टी नहीं है ये सब। अगर आप मिस भी कर रहे हैं तो इट्स ओके। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है ऑलरेडी तो आप 10 चीजें छोड़ के जा सकते हैं पेपर में और आप पेपर अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हैं। और अगर आपने इतना पढ़ा है और कॉन्फिडेंस लेवल इतना पे है तो आप सब कुछ आते हुए भी ओवर थिंकिंग करके सवाल गलत करेंगे। तो आपके कंफर्ट लेवल पे है, आपके कॉन्फिडेंस पे है। टेस्ट दीजिए अच्छे से, जितनी किताबें स्टार्टिंग है वो पढ़ लीजिए। टेस्ट अगर आपके अच्छे जा रहे हैं तो आपको कुछ इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। सर बट मैं जैसे इनसाइट्स फॉलो कर रही हूँ सर, इनसाइट्स हाँ टेस्ट से, हाँ तो मतलब विजन भी कर लें या फिर सर नहीं, इनसाइट्स पे छोड़ दें? मैं 35 है उसमें भी सर मैं इनसाइट। बता रहा हूँ आप लोगों को कि कोई भी टेस्ट सीरीज खराब नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आर मेन स्ट्रीम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम रैंडम जो कि किसी गली कुची में बना हुआ हो और उसका किसी ने नाम नहीं सुना हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जितने भी मेन स्ट्रीम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट नो कि व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है? तो आप कोई भी एक पकड़ लें, उसको सॉल्व कर ले जहां आपको लगता हो कि ये है। बट यही है कि लास्ट में जब आप फाइनल टेस्ट देने के लिए बैठेंगे, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, उसमें थोड़ी वैरायटी ले आइएगा। वो अगर आप 6-7 देने का सोच रहे हैं तो उसमें ट्राई कीजिएगा कि 2-4 जो है इनसाइट्स के अलावा की भी। ठीक है? तो मैं बस ये कहूंगा कि ब्रिंग दैट वैरायटी व्हेन यू आर डूइंग योर फुल लेंथ टेस्ट। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू सर। मनीषा इज आस्किंग मेंस का आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, आप कब से किए थे? देखो मैंने मेंस का आंसर राइटिंग पहले तो किया था when I started preparation and I think that was not a good thing to do. तो मैं एडवाइस भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उस समय मैं क्या करता था, किसी ने मुझे बोल दिया था कि तुम एडिटोरियल तो डेली पढ़ते ही हो, एडिटोरियल पे सवाल आते हैं उनको लिख लिया करो, और मैं बैठ जाता था लिखने और मेरे आंसर्स होते थे बिल्कुल सब पार। ठीक है? तो उसके बाद मैं हो जाता था थोड़ा मतलब वो कि यार ये तो होने वाला नहीं है और ये सब जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। अब वो सवाल आता था इंडिया चाइना रिलेशंस पे, मुझे बैकग्राउंड कुछ नहीं पता इंडिया चाइना का, तो मैं बिल्कुल बेकार सा आंसर लिखता था। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कब करनी चाहिए तो आई वुड सजेस्ट कि राइट फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन आफ्टर प्रीलिम्स, आप 4-5 दिन का ब्रेक लीजिए, और तब से भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप यू आर इन द राइट जोन। अगर आप अभी सोच रहे हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है प्रीलिम्स को हटा के कि हाँ भाई प्रीलिम्स तो मेरा कंफर्टेबली चल रहा है और मैं करना चाहता हूँ, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। बट अभी कंटेंट पे ध्यान मत दीजिएगा, आप फॉर्म एंड स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा कि मेरा जो आंसर का फॉर्म है, मतलब इट शुड बी लाइक कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन आपके अंदर घुस चुका है, कि आप कोई भी चीज को इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में सोच सकते हैं। क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में पॉइंट्स आने चाहिए कि ये जो पॉइंट्स हैं, दिस आई विल पुट इन हियर, कंक्लूजन मेरा इस तरह से रहेगा एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज जो अभी प्रीलिम्स से बिल्कुल जिनको लग रहा है कि नहीं अभी प्रीलिम्स के अलावा कुछ और नहीं सोचना है, आई वुड सजेस्ट कि कोई बात नहीं, मेंस के बाद काफी टाइम रहता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन nil आंसर राइटिंग एंड हैव क्लियर्ड देयर एग्जाम आफ्टर डूइंग आंसर राइटिंग ड्यूरिंग देयर मेंस, बट उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। जिन्होंने अभी तक किया है दैट इज वेल एंड गुड। निखिल आनंद, यस सर मेरा क्वेश्चन था कि सर हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है सर, लेकिन सर इवैल्यूएट करने के समय सर टेस्ट सीरीज में हम लोग देते हैं, लेकिन सर कितना स्कोर आना चाहिए? आपका कितना स्कोर रहता था ऐसा कुछ सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट में? सर मेरा एवरेज स्कोर 100 से 110 के बीच में रहता था जनरली। सो मेरा भी अभी स्कोर सर 90 के 110 के बीच रहता है सर। हाँ, रिवीजन क्या? इट्स वेरी गुड, रिवाइज करोगे तो और बढ़ जाएगा। और देखो एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें कि ये जो पेपर्स होते हैं विजन और ये सब के, दे आर नॉट वेरी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है? ये रिप्रेजेंटेटिव इस चीज का है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनके 70-80 नंबर भी आते थे और उनका सिलेक्शन ठीक ठाक हो गया है प्रीलिम्स में। ठीक है? तो इस चीज से घबराओ मत। बट अगर यही है कि 30, 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं और वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक पेपर में नहीं आएगा, होगा कि कभी तुम्हारे 100 चल रहे हैं, 90 चल रहे हैं और सडनली 60 पे आ जाओगे, दैट इज फाइन। बट अगर आपके कंटिन्यूअसली 60 से 70 नंबर के बीच में आ रहे हैं, देन यू नीड टू बेसिकली मतलब रीओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स द एग्जाम। आपकी एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग
और आपका जो रिविजन स्ट्रेटजी है वो थोड़ा गलत है। बट अगर आप 80-90 से ऊपर कंटिन्यूसली चल रहे हैं देन यू हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन क्रैकिंग दिस एग्जाम, अगर आप अपना रिविजन अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए ऑल द बेस्ट। कल से क्लास शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर का। होमवर्क कर लीजिएगा, 45 पेज तक पढ़ना है, काफी इंटरेस्टिंग किताब है। So I used to go for newspaper vision। हाँ भाई बिल्कुल सफिशिएंट है, तुम तो दोनों कर रहे हो, कर लो, दोनों करना है तो बिल्कुल सही। शुभम कुमार बिल्कुल सफिशिएंट है। देखिए मैं वही आपको, मैं आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन दिस एग्जाम। आपको लगता है कि यूपीएससी पेपर जो बनाने वाला है वो भी वही किताब पढ़ रहा है, वही मैगजीन लेके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ही इज नॉट सिटिंग विथ विजन का मंथली और इनसाइट्स का मंथली देयर। ठीक है, वो क्या करता है कि उसके दिमाग में क्या करंट अफेयर्स के इवेंट्स रहे हैं दिमाग भर में। ठीक है, अब वो जब सवाल बनाने बैठेगा तो वो पास्ट ईयर के पेपर्स देखेगा कि क्या क्या पूछा गया है। अच्छा, इससे मिलता जुलता जो है एक इवेंट मैंने 1 साल पहले सुना था, तो चलो इस पे सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक इवेंट मैंने यहाँ पे सुना था, तो इससे चलो इसको थोड़ा मैं गूगल कर लेता हूँ, इस पे सवाल बना देता हूँ। इस तरह से सवाल बनता होगा। वो थोड़ी लेके बैठेगा वो जो कोचिंग मटेरियल आप लेके बैठे हैं। ठीक है, तो इसको बस मानिए कि ये मैं पढ़ के जा रहा हूं ताकि मैं वहां पे कुछ सवाल आए तो मैं कर सकूं। ऐसा नहीं होगा कि ये निकला हुआ है और उसको मैंने रट लिया तो मेरा हो जाएगा। इस चीज में कभी मत बिलीव कीजिएगा। तो ये अगर आप ये समझेंगे तो आप यू विल रियलाइज कि करंट अफेयर से ज्यादा जो है स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग इज द परमानेंट ट्रुथ, वो बदलने वाला नहीं है। अगर आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत कहता है तो वो इंडिया दैट इज भारत आज से 10 साल बाद तक कहेगा, अगर उसमें अमेंडमेंट नहीं लाया जाता ऑब्वियसली, विच इज हाईली अनलाइकली। तो स्टार्टिंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए, करंट अफेयर्स को साथ साथ करते रहना है, छोड़ना नहीं है, बट करंट अफेयर्स पे ही भरोसा करके नहीं जाना है वहां पे। ठीक है, सर। चलिए। हाँ सर आपने बताया था सर कि एक बार अक्षत जैन सर का वीडियो देखने के लिए, तो उसमें सर ने बताया था कि वो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट के बारे में बता रहे थे, तो वो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था सर। आपने किया था क्या सर उसको? मैंने पढ़ा था सेकंड एआरसी, बट वो मेंस के लिए पढ़ना होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे देखो ये सब चीजें जो है ना, सेकंड एआरसी हो गई, नीति आयोग हो गई, पढ़ने में बहुत बड़ी हैं। ठीक है, पढ़ने बैठोगे तो, बट यू हैव टू डू अ स्मार्ट प्रिपरेशन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, क्योंकि लिखना वहां बहुत कम होता है, 150 शब्द ही लिखने होते हैं। तो वहां पे आप क्या लिखेंगे कि सेकंड एआरसी में इस कमिटी ने पार्लियामेंट पंचायती राज के बारे में ये रिफॉर्म्स दिए, यही लिखेंगे ना आप, उनके सजेशन ही लिखेंगे। तो आप क्यों ऐसा ना, मतलब पूरा वो पढ़ने से अलावा के बजाय आप उनके सजेशंस पेज पे जाइए, उन लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं उनको समझिए, उनको अपने लाइन में लिखिए, अपने लैंग्वेज में 5-6 लिखेंगे तो 2-3 पेज में आपके नोट्स बन जाएंगे सेकंड ईआरसी के, और उन्हीं को 2-3 बार पढ़ लीजिए। अब जब मेंस आएगा तो मेंस में अगर कोई सवाल लगता है उसमें से, तो आप लिख देंगे कि सेकंड ईआरसी रिपोर्ट में पंचायती राज के बारे में ये इश्यूज गिनाए गए हैं और ये सजेशंस दिए गए हैं। बस इस तरह से यूज करना होता है इन डॉक्यूमेंट्स को। ये आपके वो नहीं है, आपका मतलब कोर्स बुक नहीं है ये। ठीक है, ओके सर। ओके, वेल एंड गुड। चलिए ऑल द बेस्ट। आपकी एक और क्लास है आज, शायद काफी लेट तक है आज, मैंने सुना। यस सर। तो चलिए आप लोग फ्रेश हो लीजिए, अभी भी टाइम है, 1 घंटा टाइम है। चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।